हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने डी ब्रॉगली वाला पार्ट कराया था। तुम जब बोर्स के ड्रॉबैक बता रहे थे तो हमने एक ड्रॉबैक ये भी बताया था बोर का कि जो हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। ठीक है, ये था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोर ने बताया था होता है, बट इसका रीजन नहीं बताया था। इक्वल टू एन एच बाई टू पाई जो है क्यों होता है ये एक्सप्लेन नहीं किया था बोर ने। ओके, तो इसको एक्सप्लेन डी ब्रॉगली कर देता है। ओके, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई क्यों होता है, मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों है, इसको डी ब्रॉगली जो है वो एक्सप्लेन कर देता है। तो नेक्स्ट हम वही ले। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डी ब्रॉगली explanation of quantization of angular momentum. De Broglie explanation of quantization of angular movement. तो देखो, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम कर रहा है, जैसे हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि यार इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल नेचर भी होता है इलेक्ट्रॉन का, और वेव नेचर भी होता है। इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल एंड वेव दोनों नेचर है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। तो देखो, इफ इलेक्ट्रॉन is treated as a wave, then distance traveled by electron in one revolution is integral multiple of wavelength। ठीक है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है इज इक्वल टू एन लैम्बडा। यहाँ पर एन क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 वगैरह। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव ट्रीट करें तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा इन वन रेवोल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। मतलब देखो, अगर हमारे पास एक वेव बन रही है, एक रेवोल्यूशन में अगर वो एक ही वेव बना रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, लैम्बडा। याद है लैम्बडा क्या होता था, लैम्बडा होता था एक वेव का लेंथ या एक वेव का डिस्टेंस। ओके, तो अगर एक वेव बन रहा है तो लैम्बडा लेंथ, अगर दो वेव बन रहे हैं तो टू लैम्बडा लेंथ, अगर तीन वेव बन रहे हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, थ्री लैम्बडा। ओके, तो बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स वेवलेंथ। ओके,
अभी तक इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन को क्या है, वेव नहीं मान रहे थे, लेकिन डी ब्रॉगली में हम इलेक्ट्रॉन को क्या मान लेते हैं, वेव मान लेते हैं। तो अगर उसको वेव मानेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स वेवलेंथ होना चाहिए। क्लियर है सभी को? क्लियर सबने? यस अनिकेत, दिस इज फर्स्ट स्लाइड। चले आगे। ओके लिखो। अनिकेत हो गया? अनिकेत ओके। नाउ तो डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन क्या आया, एन लैम्बडा आया। नाउ यस प्रियस, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली से हम निकाल सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ। हाँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम एज ए वेव ट्रीट करें तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स वेवलेंथ। ठीक है, मतलब एन लैम्बडा। नाउ लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन क्या होता है, इन वन रेवोल्यूशन एक और होता था ना, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर करेगा ही नहीं करेगा, जहां पर आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन इज आल्सो 2 पाई आर, है कि नहीं? ठीक है। अब देखो, वैसे देखिए तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 2 पाई आर, और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या हो गया, एन लैम्बडा हो गया। तो दोनों सेम होने चाहिए ना। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई आर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन लैम्बडा। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा। लैम्बडा की जगह क्या लिखेंगे, एस बाय एम भी लिख सकते हैं क्या, डी ब्रॉगली के हिसाब से। लैम्बडा की जगह एस बाय एम भी लिख सकते हैं। अब देखो ये जो एम वी है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं और 2 पाई को राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा ये, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, होगा कि नहीं होगा? तो आ गया ना यार, दिस इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो आया ही नहीं आया? ओके, सो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या हम बोल सकते हैं एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई क्यों है,
बिकॉज ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है ना, उस वेव नेचर की वजह से ही MVR इज इक्वल टू NH/2 होता है। क्लियर है क्या सबको? इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है, उस वेव नेचर की वजह से ही क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। देख लिया सबने? चले आगे। ओके, तो ये हमारे पास हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्लेनेशन। नाउ अब देखो, हम ये बोल रहे हैं कि यार इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह काम करेगा, तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने वेव बनाएगा? किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने वेव बनाएगा? सो नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव्स इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पर एक तरह से एन लैम्बडा में एन क्या था? नंबर ऑफ वेव्स ही था ना, ठीक था? ओके, तो नंबर ऑफ वेव्स था, तो 2πr इज इक्वल टू एन लैम्बडा हमारे पास लैम्बडा। ओके, नंबर ऑफ वेव्स क्या होगा? 2πr बाय लैम्बडा। अब यहाँ पर लैम्बडा की जगह अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे h/mv, तो ये क्या हो गया? 2π बाय h इंटू MVR। MVR इज नथिंग बट NH/2π, तो 2π बाय h इंटू NH/2π, तो कैंसिल आउट होके क्या आया? n ही आया ना। सो नंबर ऑफ वेव्स में जो n है वो n, और यहाँ पर जो n आ रहा है वो n। अच्छा, यहाँ पर n क्या होता था? MVR इक्वल टू NH/2π में n क्या होता था? MVR इज इक्वल टू NH/2π में n का n क्या होता था? याद है कुछ? MVR इज इक्वल टू NH/2π में n क्या हुआ करता था? ऑर्बिट नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ वेव्स में जो n है और ये MVR इक्वल टू NH/2π में जो n है, दोनों सेम ही है। तो बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स जो है वो किसके इक्वल होगा? ऑर्बिट नंबर के इक्वल। ओके, नंबर ऑफ वेव्स इन वन रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगा? ऑर्बिट नंबर के इक्वल। सो नंबर ऑफ वेव्स इज नथिंग बट ऑर्बिट नंबर। एक रेवोल्यूशन में कितने वेव बनेंगे? जितना ऑर्बिट नंबर है उतने ही वेव बनेंगे। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो एक वेव, सेकंड ऑर्बिट है तो दो वेव, थर्ड ऑर्बिट है तो तीन वेव, फोर्थ ऑर्बिट है तो चार वेव। समझ आया? अनिकेत देखो जल्दी। ओके, सो किसी भी ऑर्बिट में हम नंबर ऑफ वेव्स बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितना बनाएगा। ओके, सो नंबर ऑफ वेव्स इन वन रेवोल्यूशन इज नथिंग बट ऑर्बिट नंबर। ओके, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह भी काम करता है, और जब वेव की तरह काम करता है तो कितने वेव बनाता है किसी भी ऑर्बिट में? ऑर्बिट नंबर के इक्वल। ओके,
तो अगर हम बात करेंगे यार हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो एक वेव बनेगा, अगर सेकंड ऑर्बिट है तो दो वेव, थर्ड ऑर्बिट है तो तीन वेव, फोर्थ ऑर्बिट है तो चार वेव। समझाया? जैसे मान लो हम बोलते हैं कि हमारे पास है, दिस इज थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, ये थर्ड ऑर्बिट है मान, तो थर्ड ऑर्बिट है तो कितने वेव बनेंगे बताओ? थर्ड ऑर्बिट है तो इसमें कितने वेव बनेंगे? तीन वेव बनेंगे। तो देखो ये हो गया एक वेव, ये हो गया दो वेव, और ये हो गया तीन वेव। समझ आया कि नहीं आया? ओके, तो थर्ड ऑर्बिट में कितने वेव बनेंगे? तीन। फिर से एक बार डिफरेंट कलर से बता देते हैं। दिस इज वन वेव, दिस इज टू वेव, एंड दिस इज थ्री वेव। क्लियर है क्या? तो थर्ड ऑर्बिट में कितने वेव बना रहा है इलेक्ट्रॉन? तीन वेव बना रहा है। अगर हम मान लो फोर्थ ऑर्बिट ले लेते हैं, दिस इज फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है, दिस इज फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट में कितने वेव बनाएगा? फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने वेव बनाएगा? चार वेव बनाएगा। तो जैसे ये एक वेव हो गया, ये दो वेव हो गया, ये तीन वेव हो गया, ये चार वेव हो गया। क्लियर है क्या? तो फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने वेव बनाएगा? चार वेव। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये चार वेव बन रहे हैं। ओके, तो जितना ऑर्बिट नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ वेव्स होते हैं। थर्ड ऑर्बिट में तीन वेव बनेंगे, फोर्थ ऑर्बिट में चार वेव बनेंगे। क्लियर है सबको? इन वन रेवोल्यूशन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है उसका क्या है? वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? वेव नेचर भी, पार्टिकल भी है। तो हमारे पास मतलब अभी तक क्या बोल रहे थे कि यार इलेक्ट्रॉन ऐसे है, इस टाइप से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अभी तक हम ऐसा ही बोलते आए थे बिफोर डी ब्रोगली। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि यार इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेव नेचर भी है। तो एक्चुअल में अभी तक हम जो है उसको ऐसा बोलते आए थे। तो अभी आगे हम हाइजेनबर्ग में भी बात कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या है? वेव नेचर है, तो इधर उधर हो सकता है। ओके, अब आगे हाइजेनबर्ग में भी हम इस चीज को देख लेंगे। ओके, क्योंकि इसका क्या है? वेव नेचर है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में ना रह के इधर उधर ऑर्बिट के हो सकता है। तो यही हाइजेनबर्ग भी बताएगा। हाइजेनबर्ग भी क्या बोलेगा कि एग्जैक्ट पोजिशन हम इलेक्ट्रॉन का नहीं बता सकते। अभी तक हम एक तरह से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या बता रहे थे? हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन इधर है, बोर ने यही बताया था। लेकिन डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग के बाद हम क्या बोलेंगे? यार इलेक्ट्रॉन इधर नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू भी हो सकता है। मतलब ये एग्जैक्ट पोजीशन जरूर नहीं कि इलेक्ट्रॉन इधर ही हो। इसमें क्या रहेगा? एरर रहता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर करने में। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर भी हो सकता है, जैसा कि हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। ओके, तो यही हाइजेनबर्ग भी बताता है। चले आगे। ऑन फर्स्ट ऑर्बिट में भी ऐसे ही बना के देख लो। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कैसे दिखेगा वेव? अजीब सा दिखेगा थोड़ा। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें कितना वेव बनेगा? एक वेव बनेगा ना। तो एक वेव कैसा दिखेगा? ऐसे। एंड उसके बाद एक वेव नहीं बना ना अभी ये। यस, बन गया एक्चुअली, एक वेव बन गया ना पूरा। हाँ, एक वेव बन गया, तो थोड़ा अजीब सा दिखेगा देखो। कट कर दिया ये, तो एक वेव कट करने के बाद इधर आएगा।
ऐसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा वो, है ना, एक ही वेव बनेगा तो ऐसा आएगा कुछ। ठीक है, एक वेव तभी बन सकता है ना। चले आगे, लिख लिया सबने। ओके, तो ये हमारे पास था डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल, और उसके थ्रू हमने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है उसको भी एक्सप्लेन किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो जैसा हमने ऑलरेडी ड्रॉबैक में भी लिखवाया था कि हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम नहीं बता सकते, मतलब दोनों में कुछ क्या रहेगा, एरर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, it is impossible to determine exact position and momentum of a microscopic particle। ठीक है, ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो हमारे पास कोई बहुत छोटा पार्टिकल है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम हम नहीं बता सकते। ओके, तो इफ एरर या फिर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट of position is delta x and in momentum is delta p, then, तो आगे हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बताएंगे। तो एरर जो है पोजीशन में मान लो डेल्टा एक्स है, पोजीशन में कितना एरर है, डेल्टा एक्स, और मोमेंटम में एरर है डेल्टा पी। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था हाइजेनबर्ग में, वो बताते हैं, पहले लिख लो। हो गया सबका। तो इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन इज डेल्टा एक्स, पोजीशन में एरर कितना है, डेल्टा एक्स है, और मोमेंटम में एरर कितना है, डेल्टा पी। तो इसके लिए एक्सप्रेशन जो था वो क्या था, देखो, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एच ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट।
ओके, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है सभी को? तो ये हमारे पास रिलेशन आया बिटवीन एरर इन मोमेंटम एंड एरर इन पोजीशन, या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। नाउ देखो, अब मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मास में तो कुछ एरर होता नहीं हो, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता ही है किसी भी पार्टिकल का। एरर जो होगा किस में होगा? वेलोसिटी में होगा। ओके, तो अब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ऑफ मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच पाई 4 पाई। लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ यार, मास में तो एरर होगा नहीं, वेलोसिटी में ही होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। नाउ एम को राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये आ गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्म आ गया इस इक्वेशन का। ओके, तो ये रिलेशन हो गया बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी। ये हम बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन एरर इन पोजीशन एंड एरर इन वेलोसिटी। हो गया सबका? चले आगे। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। तो डिटरमाइन uncertainty in velocity of a 100-gram ball having uncertainty in position 1 angstrom, and second है an electron revolving in first orbit of hydrogen and having uncertainty in position 1 angstrom।
ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन में एरर इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम है। हमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, हम बोल सकते हैं एरर इन वेलोसिटी निकाल। आदित्य, व्हाट इज फर्स्ट पार्ट मतलब? A 100-gram ball having uncertainty in position 1 angstrom. Determine uncertainty in velocity. Determine uncertainty in velocity of a 100-gram ball having uncertainty in position 1 angstrom. And second question, an electron revolving in first orbit of hydrogen and having uncertainty in position 1 angstrom. बाकी सबको दिख रहा है क्या? आदित्य बोल रहा है उसको नहीं दिख रहा है। बाकी सब क्वेश्चन क्लियरली? बाकी सबको दिख रहा है आदित्य? तुम्हारी साइड से कुछ प्रॉब्लम होगा, देखो। मिहिका आई थिंक करेक्ट है, फर्स्ट वाला। प्रियस करेक्ट नहीं है, प्रियस रॉन्ग है। मिहिका करेक्ट है। आहान करेक्ट है। अमर रॉन्ग है। प्रियस रॉन्ग है अभी भी। रोहित रॉन्ग है। सहस्त्र करेक्ट है। एच का वैल्यू सोनक बताया है ना यार हमने पहले ही। नोट्स देखो अपने, याद रखनी चाहिए, अब तक तो याद हो जानी चाहिए वैल्यू एच की। क्रीवा रॉन्ग है। सोनक एच इज प्लांक्स कांस्टेंट, हमने वैल्यू बताई ऑलरेडी उसकी। याद करो वैल्यू क्या है, अगर याद नहीं है तो नोट्स देखो। कशिश करेक्ट है। प्रियस
रॉन्ग है। क्रीवा रॉन्ग है। अनिकेत करेक्ट है। आहान, यस आई थिंक करेक्ट है। मेहिका, मेहिका नहीं, मानस रॉन्ग है। मेहिका यस करेक्ट है। मेहिका रॉन्ग किया आई थिंक तुमने, थोड़ा सा कुछ रॉन्ग हुआ है, फिर से चेक करो। राहुल स्लाइटली रॉन्ग है, फिर से चेक करो। मेहिका या स्टिल रॉन्ग है। मेहिका चेक करो ढंग से। शौनक करेक्ट है। राहुल करेक्ट है। सॉल्व करें। आई थिंक सेकंड का एक का ही करेक्ट आया था शायद, राहुल आहान का, आई थिंक आहान का करेक्ट था शायद, और किसी का नहीं आया ना। चलो सॉल्व कराते हैं। तो देखो, मास जो है 100 ग्राम है, तो अब इसे को केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.1 kg। इसके अलावा डेल्टा एक्स जो है वो है 1 एंगस्ट्रॉम, तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू h/4πm। तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल साइन ले ही सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल है उसका मीनिंग, है ना, इक्वल साइन भी ले ही सकते हैं। तो h/4πm इंटू डेल्टा एच। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 होता है, डिवाइड बाय 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, मास 0.1 इंटू 10⁻⁻10। तो हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं ला रहे हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर लेके आएंगे। देखो, तो देखो अप्रोक्सीमेटली इसको मैं 2 टाइम्स कर देता हूँ अप्रोक्सीमेटली, एंड देन इस 2 को यहाँ से कैंसिल आउट करके 2 टाइम्स कर देता हूँ। तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया 1/0.2 या 5, 1/. ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हुआ, 0.2 है ना, तो 1/0.2 इज 5। तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा,
इट इज 5 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली देखो इतना कम एरर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस डेल्टा इज वेरी लेस, 5 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड, so it is neglected na, it can be neglected. okay, so that's why हमने वहां पर जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात की तब हमने ये लिखवाया है साफ साफ कि इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल जो हैं उनके केस में हम एग्जैक्ट पोजीशन में मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर तो ऑब्वियसली मेजर कर ही सकते हैं ना, बड़ा पार्टिकल है, इतनी कम एरर का तो कोई मीनिंग है ही नहीं ना। ओके, सो इतनी कम एरर का कोई मीनिंग नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसके अलावा डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स तो हमने बताया ऑलरेडी 1 एंगस्ट्रॉम है, तो डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी इज एच अपॉन 4πm डेल्टा एक्स, है ना, ये ले सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम ऑब्वियसली 10⁻⁻10 मीटर, तो क्या आएगा ये, एच इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू डेल्टा एक्स इज 10⁻⁻10। ओके, तो इसका भी अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। देखो तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कर दूंगा, देन ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, देन 9.1 को 9 ले लेते हैं, तो 9 इंटू 2 क्या हो गया, 18। ओके, तो क्या आ जाएगा ये, तो डेल्टा वी जो है अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 1/18 इंटू 10⁻, देखो ये क्या हो गया, नीचे -41, ऊपर गया तो +41, तो +41 तो ये हो गया 7, तो दिस इज 100/18 इंटू 10⁻7, ये अप्रोक्सीमेटली 5.5 इंटू सॉरी 10⁻5 हो गया, हाँ, तो 5.5 इंटू 10⁻5 के अराउंड आंसर आ जाएगा। सो अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर होगा। तो देखो इस एरर को ऑब्वियसली नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये तो बड़ी एरर आ गई ना यार वेलोसिटी में, इस एरर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो इस एरर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही हम बात करते हैं डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल, सॉरी इसकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं उनका हम एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम नहीं बता सकते, दोनों में क्या रहता है, एरर रहता है। ओके, तो अभी तक हम जो बोर के टाइम पे करते आ रहे थे, हम क्या बोल रहे थे कि यार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर नहीं है, ये इससे प्लस डेल्टा एक्स मतलब बाहर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, इसमें क्या रहेगा, कुछ एरर रहेगा। अभी तक हम बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, लेकिन जरूरी नहीं यहाँ पर हो, ये हो सकता है इधर भी हो सकता है, इधर कहीं भी हो सकता है, या हो सकता है इधर कहीं भी हो। ओके, दैट्स वाई हम अभी तक क्या करते आए थे, बोर के ये हमने उसमें क्या बोलते हैं डी ब्रॉगली वाले पार्ट में भी हमने इस टाइप से बात की थी, याद है, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर कहीं पे भी हो सकता है। ओके, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में क्या है, एरर है। बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहना चाहिए, बट ऑर्बिट में ना रह के वो इधर उधर भी हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट मॉडल जो हम आगे पढ़ेंगे, जो कि करंटली यूज किया जाता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं उसे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है। वहां पर हम ये नहीं बताते कि हाँ भाई इधर तो पक्का इलेक्ट्रॉन होगा ही, ऐसा नहीं, हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट पोजीशन तो मेजर कर ही नहीं पा रहे इलेक्ट्रॉन की।
हो गया सबका? चले आगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। यूजिंग हाइजेनबर्ग uncertainty principle, prove that electron does not exist in nucleus। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए प्रूव करो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले तुम ऐसे मानो कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में मानते हुए तुम उसकी वेलोसिटी में एरर निकालो कितना आ रहा है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में मान लोगे तो चेक करो वेलोसिटी में एरर क्या है, और वो एरर चेक करके बताओ कितना आ रहा है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में एज्यूम करो पहले तुम। अगर तुम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में एज्यूम कर लेते हो तो चेक करो वेलोसिटी में एरर क्या आता है। ओके, वेलोसिटी में एरर कितना आ रहा है वो एज्यूम चेक करके बताओ, एंड देखो कि फिर हम देखेंगे कि वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं राहुल? नो। अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में मान रहे हैं तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना होगा? जितना न्यूक्लियस का साइज है उतना ना, न्यूक्लियस का साइज जितना अनसर्टेनिटी होगा ना पोजीशन में। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? यस। यस मी का करेक्ट है। सोनक भी, सोनक करेक्ट नहीं है, सोनक फिर से देखो। तो मी का वो पॉसिबल है क्या जो तुमने लिखा है वो? नहीं है ना, ऑब्वियसली।
दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहेगा। नो राहुल, अगेन चेक। कह रहा है तो देखो, हमारे पास न्यूक्लियस जो है, इस ये हमारे पास जैसे न्यूक्लियस है और ये एटम हो गया, ठीक है, एटम बहुत बड़ा है। तो इस न्यूक्लियस का जो साइज है वो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर रेंज का होता है। तो जो मैक्सिमम एरर है ना, वो इतनी हो सकती, इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकती। अगर हमने एरर 10⁻⁻14 माना, देखो मान लो हम एज्यूम यहाँ पर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को इधर एज्यूम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है ना। इससे ज्यादा एरर अगर हमने मानी, मान लो हमने एरर मान ली 10⁻⁻14, तो वो तो उसके हिसाब से फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गया, क्योंकि 10⁻⁻14 इससे बड़ा होगा, है कि नहीं। तो मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में एज्यूम करें, तो न्यूक्लियस के साइज जितनी। ओके, सो इफ इलेक्ट्रॉन exists in nucleus, then maximum error in position, मतलब डेल्टा एक्स जो है वो कितना होगा, 10⁻⁻15 मीटर। तो अब इसको देखते हुए अगर हम डेल्टा वी निकालेंगे, तो एच अपॉन 4 इंटू पाई इंटू एम इंटू डेल्टा एक्स। तो ये वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 5.5 इंटू 10⁻⁻, सॉरी नीचे लिख देते इसको, ये वैल्यू आ जाता है 5.5 इंटू 10⁻+10 मीटर पर सेकेंड, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है, तो इतना स्पीड तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है।
तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है सबको? अगर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होगा तो जो एरर है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो रही है। वेलोसिटी में जो एरर आ रही है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा आ रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है सबको? लिख लिया सबने? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क जो है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 56, इसके बीच में कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम दे दिए थे, जो नहीं दिए हैं वो होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो कल हम होमवर्क डिस्कस करने वाले, कल डाउट लेक्चर है ना, तो होमवर्क डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम वाला पार्ट डिस्कस नहीं किया, वो भी करेंगे, एंड हाइजेनबर्ग एंड डी ब्रॉगली वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो सब लोग होमवर्क फिनिश करें, कल जिसका डिस्कशन होगा डाउट लेक्चर में। ठीक है, तो चलो लेक्चर एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।